नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अध्याय 7। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाए जा रहे शॉर्ट नोट्स से है, जो आप इसकी तैयारी करके आप अपने स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है 10th क्लास की, आप इन शॉर्ट के नोट्स के द्वारा अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। परिवहन के साधन क्या क्या है? वे साधन जो मनुष्य को तथा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, परिवहन के साधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रेल, जल और वायु परिवहन, ये सब परिवहन के हैं। संचार के साधन। अब संचार के साधन क्या क्या है? वे साधन जो सूचना और समाचार और संवाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। परिवहन के साधन क्या क्या है? स्थल, सड़क, जल, पाइपलाइन, ये सब स्थल है। परिवहन के साधन में स्थल में आते हैं सड़क, रेल और पाइपलाइन। अब जल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है और सड़क परिवहन। भारत में सड़कों का जाल दुनिया के विशाल सड़क नेटवर्कों में से एक है। भारत में कुल 2.3 मिलियन किलोमीटर सड़क है। निर्माण और रखरखाव के मामले में रेल की तुलना सड़क बेहतरीन होती है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। इसके कारण निम्नलिखित है। रेल की तुलना सड़क बनाने की लागत कम पड़ती है। सड़क उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है। सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है। कम लोगों का एक समान छोटी दूरी तक पहुंचने के लिए सड़क मार्गों से जाने में कम खर्च पड़ता है। सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है और सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी काम किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि परिवहन में सड़कों के प्रकार। भारत में सड़कों के प्रकार। भारत में सड़कों की क्षमताओं के आधार पर इन्हें 6 प्रकार में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे, जैसे कि स्वर्णीय चतुर्भुज योजना है। स्वर्णीय चतुर्भुज योजना में आप इसके जो मार्ग है उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि कोलकाता, यह 6 लाइन वाले महामार्गों की एक सड़क परिवहन परियोजना है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीलंका और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। इसी तरह सुपर हाईवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना और इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्य रूप दिया जा रहा है। इसके जो विशेष जो शहर है उसका ध्यान रखें, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग देश की मुख्य सड़क प्रणाली बनाते हैं। इन्हें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। राज्य राजमार्ग के तहत वो सड़क आती है जो किसी भी राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन्हें स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया और मेंटेन किया जाता है। जिला मार्ग जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़क को जिला मार्ग कहते हैं। इन सड़कों का निर्माण रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। अन्य सड़क ग्रामीण सड़क इन क्षेत्रों में आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण में तेजी आई है। इस योजना को इस उद्देश्य शुरू किया गया था कि देश
का हर गांव पक्की सड़क से किसी मुख्य शहर से जोड़े। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास विभिन्न प्रकार के सड़क पक्की बनाई जा रही है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है। सीमांत सड़क, अब सीमांत सड़क किससे कहते हैं? सीमा पर स्थित सड़कों को इस श्रेणी में रखा गया। इसका निर्माण रख रखाव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इस संस्था का संगठन 1960 में किया गया ताकि सीमा पर स्थित पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य में सामरिक महत्व की सड़क बन सके और सीमांत सड़क ने दुर्गम इलाकों में लोगों का जीवन आसान बना दिया है। अब हम जानेंगे कि सड़कों का महत्व, घनत्व। सड़कों का घनत्व क्या है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर उपलब्ध सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। हमारे देश में हर तरह की भौगोलिक संरचना पाई जाती है, इसलिए यह सड़कों का फैलाव एक जैसा नहीं है। और एक जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व 10 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो दूसरी ओर केरल में यह आंकड़ा 375 किलोमीटर है। 1996 में आंकड़ों के अनुसार पूरे देश का सड़क घनत्व 75 किलोमीटर है। आज भी भारत में सड़क परिवहन यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। विशाल जनसंख्या के हिसाब से सड़कों का जाल काफ़ी नहीं है। आधे से अधिक सड़कें कच्ची हैं। शहरों में तंग और भीड़-भाड़ सड़कें हैं। अधिकतर पुल और पुलिया पुराने हो गए हैं और संकरे हैं। रेल परिवहन, हमारे देश में लोग माल ढुलाई के लिए रेल की मुख्य साधन है। रेल से लंबी दूरी तय और माल को ढुलाई आसानी से होती है। रेल ने व्यावसायिक पर्यटन और तीर्थयात्री को भी बढ़ावा दिया है। रेल भारत के लोगों के लिए आर्थिक जिंदगी में एक धागे के पिरोने का काम करती है। यह रेल है। यहाँ कृषि और उद्योग विकास के लिए मददगार साबित हुआ है। भारत में रेल का सबसे बड़ा सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम, भारत में पहली रेल मुंबई और से थाने के बीच में 1993 में चली थी। रेल नेटवर्क, भारत में रेल तंत्र में 7031 स्टेशन है और जो 63,221 किलोमीटर लंबे जाल में फैला हुआ है। 21 मार्च 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल के पास 7,817 इंजन और 5321 पैसेंजर सेवा वाहन और 4,904 अन्य कोच वाहन है और 2,28,170 वैगन है। टेल का निर्माण, भारत रेल को 16 जोन में बांटा गया है। रेल का विकास 16 जोन में बांटा गया। भारत में रेल का विकास यहाँ भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के प्रभाव में हुआ है कि प्रचुरता के रेल के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान की गई। इस इलाके में चौड़ी नदियों की भरमार भी है, इसलिए यह पुल बनाने की चुनौतियाँ आ गई है, जैसे कि उत्तर पूर्व भारत का इलाका। पहाड़ी इलाकों में नीची पहाड़ियों और सुरंगों से होकर रेल लाइनें बिछाई जा रही है। हिमालय के पहाड़ों में दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी है, इसलिए इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना संभव नहीं है। राजस्थान में रेगिस्तान और गुजरात में दलदली भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जंगलों में रेल लाइन बिछाना संभव नहीं है। सह्याद्री के क्षेत्र में घाटों और दरारों से होकर पार करना संभव है। हाल ही में वर्षों में सह्याद्री क्षेत्र में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ है। इससे इस क्षेत्र में यात्रियों को आवागमन और माल ढुलाई में बहुत सुविधा मिली है। आज परिवहन के अन्य साधनों की तुलना रेल का महत्व भारत अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बढ़ गया है, लेकिन रेल परिवहन की अपनी कई समस्याएं भी है। अभी भी कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और रेल संपत्ति को नुकसान और चोरी एक गंभीर समस्या है। कई लोग बिना कारण के जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। इन सबसे रेल को भारी नुकसान होता है। पाइपलाइन, कुछ वर्षों पहले पाइपलाइन का उपयोग केवल पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था। अब पाइपलाइन का उपयोग कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए भी होने लगा है। कुछ ठोस पदार्थों को स्ट्री के रूप में पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है
और बरौनी, मथुरा, पानीपत जैसे स्थानों पर तेल रिफाइनरी का निर्माण पाइपलाइन के द्वारा संभव हो पाया है। आज गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट पाइपलाइन के कारण ही बन पाए हैं। पाइपलाइन को बिछाने में बहुत अधिक खर्च आता है, लेकिन पाइपलाइन को चलाने में कम खर्च आता है। इससे परिवहन होने वाली देरी और नुकसान से बचा जा सकता है। आगे हम देखेंगे भारत में पाइपलाइन के 3 मुख्य नेटवर्क हैं। ऊपरी असम में गोवा घाटी होते हुए कानपुर, बरौनी, इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज, इसकी बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक और राजबंद से मोरीग्राम तक और गोवा घाटी से सिलीगुड़ी तक शाखाएं में फैला हुआ है। गुजरात के सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत से होते हुए पंजाब के जलंधर तक इसकी शाखाएं कोयली और चक्यू तक की जाती है। गुजरात के हजीरा से निकलने वाली गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश जगदीशपुर से को जोड़ती है और इसकी शाखा राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बरबराला और अन्य स्थानों तक फैली हुई है। जल परिवहन उत्तर भारत में मैदानों की समतल जमीन, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि संसाधनों परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन भारी और विशाल सामानों को ले जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें ईंधन की कमी होती है और यह पर्यावरण हितैषी भी है। भारत में अतः स्थलीय नौ चालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा, लेकिन इसमें से केवल 3,700 किलोमीटर मोटर चालित बोट में लायक है। निम्नलिखित जल मार्गों में राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा का मार्ग 1620 किलोमीटर, नोगमिया जल मार्ग 1। फिर आता है सदिया और दुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र राजमार्ग 891 किलोमीटर, नौगम्य जल मार्ग 2। केरल का पश्चिम तटीय और कोटमपुरमा से कोमनमन तक उदयमंडल और चंपकारा नहर 205 किलोमीटर, ये भी जल मार्ग 3 के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है गोदावरी, कृष्णा और सुंदरबन, बराक, बकीम और केनाल, ब्रह्मणी, उत्तर पश्चिम नहर और दामोदर घाटी नहर का नाम अन्य समक्ष जल मार्गों की श्रेणी में आता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत के तटीय क्षेत्र 7,516.6 किलोमीटर लंबी, इसमें 12 प्रमुख और 181 मध्यम और छोटे पत्तन है। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% प्रमुख पत्तनों से संचालित होता है। विभाजन के बाद कराची पत्तन भारत के पास से निकल गया, इसलिए मुंबई पत्तन पर लोड हटाना जरूरी हो गया, लेकिन इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद कच्छ में कांडला पत्तन को विकसित किया गया। कांडला का पत्तन एक ज्वारी पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक और खाद्य निर्यात और आयात सुचारू तरीके से संचालित करते हैं। मुंबई एक विशाल पत्तन है जहां प्राकृतिक रूप से खुले और बड़े हाइबर है। मुंबई के पत्तन पर भीड़ कम करने के लिए पास में ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन निर्माण किया गया। गोवा का मारगोवा पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक अग्रणी पत्तन है। इस पत्तन भारत के लौह अयस्क के निर्माण का 50% हिस्सा संचालित होता है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर पत्तन से कुंद्रेमुख की खानों से निकलने वाला लौह अयस्क निर्यात होता है। कोची का पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में है, जो लेगून के गुहाने पर स्थित है, जहाँ प्राकृतिक हार्बर है। पूर्वी तट तमिलनाडु और तूतीकोरन पत्तन यहाँ का प्राकृतिक हार्बर और आसपास के इलाके में समृद्ध है, इसलिए यहाँ से श्रीलंका, मालदीव और भारत के तटीय इलाकों के लिए विविध प्रकार के वस्तुओं का व्यापार संचालित होता है। चेन्नई का पत्तन सबसे पुराने कृत्रिम पत्तनों में से एक है। व्यापार की मात्रा माल ढुलाई के मामले में
इसका स्थान मुंबई के बाद दूसरा है। विशाखापत्तनम जमीन से सटा हुआ गहरा और सुरक्षित पत्तन। इस पत्तन का निर्माण मूल रूप से लौह अयस्क के निर्माण के लिए किया जाता है। उड़ीसा का पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता में एक अतः स्थलीय नदी पत्तन है। इस पत्तन में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों का समृद्ध इलाका जुड़ा हुआ है। एक जुआरी पत्तन होने के कारण पत्तन में हुगली के तलछट के जमाव को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता के पत्तन और भीड़ हटाने के उद्देश्य हल्दिया के पत्तन का निर्माण हुआ है। वायु परिवहन 1953 में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण हुआ। उससे पहले वायु परिवहन केवल निजी कंपनियों के हाथों में था। भारत में अंतर्देशीय उड़ानों के सेवा एयर इंडियन और एयरलाइंस कुछ निजी सेक्टरों के एयरलाइंस द्वारा सेवा प्रदान किए जाते हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा भी देता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और उत्तरी और पूर्वी राज्यों के दुर्गम इलाके में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। वायु परिवहन के दुर्गम इलाके जैसे कि पहाड़, कठिन रेगिस्तान, घने जंगल, दूर दराज और द्वीपीय तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब आता है संचार सेवाएं। भारत में टेलीफोन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जनसंचार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भारतीय डाक सेवा नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत में डाक के पार्सल और चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं। कार्ड और लिफाफे को फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है। उन्हें हवाई जहाज से भेजा जाता है। बुक, पैकेट, अखबार और पत्रिकाएं को सेकंड क्लास मेल का दर्जा दिया जाता है। उन्हें भू परिवहन और जल परिवहन द्वारा भेजा जाता है। बड़े शहरों के महानगरों में तेजी से डाक पहुंचाने के लिए हाल ही में 6 चैनलों का शुरुआत की गई है। चैनलों के नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल और ब्लैक मेल चैनल और पेरियोडिकल चैनल। टेलीफोन भारत का टेलीफोन नेटवर्क एशिया के बड़े नेटवर्कों में से एक है। जमीनी स्तर के लेकर उच्च स्तर तक सूचना के प्रसारण को सुलभ बनाना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने देश को हर गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा प्रदान सुविधा प्रदान की है। पूरे भारत में एसटीडी कॉल की दर एक समान है। यह सब स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में परस्पर तालमेल के कारण संभव हुआ है। मोबाइल टेलीफोन आप जानते होंगे, भारत मोबाइल नेटवर्क दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन के भारत में बिजनेस करने के तरीके में बदल दिया है। अब तो छोटे कारोबार में भी मोबाइल फ़ोन और से जुड़े हुए बेहतर व्यवसाय कर पा रहे हैं। अब आता है जनसंचार के लोगों का मनोरंजन करता है। उन्हें सरकार की योजनाओं और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देता है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका और किताब और फिल्म जनसंचार के साधन है। आकाशवाणी से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में होते हैं और पूरे भारत में फैली विविध प्रकार के लोगों तक पहुंचते हैं। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन विश्व के कुछ बड़े नेटवर्कों में से एक है। दूरदर्शन पर मनोरंजन, शिक्षा और खेलकूद से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके अलावा भारत में कई प्राइवेट टेलीविज़न और रेडियो चैनल भी हैं। अब आते हैं समाचार पत्र। भारत में भारी संख्या में अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। भारत में लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में अखबार निकलती है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक अखबार प्रकाशित होते हैं, उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू का नाम आता है। अब बात करेंगे जो सबको फेमस है, फिल्म पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है। भारत में फीचर फिल्म, लघु फिल्म और
वृत्त चित्र बनते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी फिल्मों में सर्टिफिकेशन करने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के बीच के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस देश की समृद्धि का आंकलन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था को बैरोमीटर माना जाता है। अब हम जानेंगे निर्यात। निर्यात क्या होता है? जब सामान देश से बाहर व्यापार के लिए किया जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अब आयात। आयात को जानेंगे। जब बाहर से अंदर सामान देश में मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। व्यापार। व्यापार संतुलन, किसी भी देश की निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन अनुकूल होने की स्थिति में आयात की तुलना निर्यात अधिक होता है और व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में निर्यात की तुलना आयात अधिक होता है। एक समूह के तौर पर भारी वस्तुओं का आयात वृद्धि हुए और इसका शेयर कुल आयात का 39.9%। समूह का नेटवर्क उर्वरक कितना है? उर्वरक है 67.1%। अनाज है 25.23%। खाद्यान्न तेल 7.94% और न्यू प्रिंट 5.51%। पिछले 15 सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़बरदस्त बदलाव आया है। अब वस्तुओं के आदान प्रदान की तुलना सूचना और ज्ञान प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान अधिक बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में माना जाता है। अब हम जानेंगे पर्यटन के बारे में। 2003 की तुलना में 2004 में विदेशी पर्यटन की संख्या 23.5% वृद्धि थी। इससे विदेशी मुद्रा भंडारण में 21,828 करोड़ रुपये आए और भारत में हर 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटन आते हैं। पर्यटन में 15 मिलियन लोग सीधे तौर पर लगे हुए हैं। पर्यटन के लाभ क्या क्या है? तो पर्यटन के लाभ है, यह राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय हस्तकला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। पर्यटन के द्वारा दूसरे देश के लोग हमारी संस्कृति और विरासत को समझ पाते हैं। जैसा कि हमने ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर भी हमने अच्छे से ख़त्म कर लिया और बाकी की क्लासें आपको इसी चैनल पर चल रही है। आप इसी चैनल पर देख सकते हैं बाकी की सारी क्लासें। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल को कम से कम 100 सब्सक्राइबर ज़रूर दिलवाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप इसी प्रकार से इस चैनल में दिए गए नोट्स को टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इसको स्पीड में देखकर अपना से जल्दी सिलेबस भी ख़त्म कर सकते हैं। यह शॉर्ट नोट्स आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।